हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 13 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें स्टूडेंट्स के स्टूडेंट को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं हमने। वहां से स्टूडेंट को जितने क्वेश्चंस याद थे, जो डाटा याद थे, उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन में रिप्रोड्यूस किए हैं। उनमें कोई डाटा मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन की थीम ऑलमोस्ट यही होगी। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में जो जो टॉपिक्स जैसे जो सीक्वेंस है वो भी कुछ हो सकता है। बस इनको अपने को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और उसके बेसिस पे अपन इनको डिस्कस करते हैं। 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट A dissolve in 1000 ml of the solution. It is isotonic with 0.05 molar glucose solution. Find molar mass of A. Okay. अगर अपने को आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू आयोटा CRT। आयोटा वन टॉप फैक्टर, C कॉन्सेंट्रेशन, R कांस्टेंट है एंड T टेम्परेचर। फाइनली क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं तो इसलिए आयोटा तो दोनों के लिए ही 1 हो जाएगा और R और T की कंडीशन सेम है। तो अपन क्या कह सकते हैं दोनों को, इट इज इक्वल्स टू आयोटा CRT। दिस इज फॉर ग्लूकोज एंड दिस इज फॉर A, है ना। RT दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आयोटा दोनों का 1 है, तो दोनों की C को हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो C फाइनली अपन ये कह सकते हैं C ऑफ A इट इज इक्वल्स टू C ऑफ ग्लूकोज, G फॉर ग्लूकोज। इन दोनों को हमको सेम करना है। C ऑफ A क्या होगा, 12 ग्राम था, सपोज उसका मोलर मास M है और 1 लीटर था तो 1 इक्वल्स टू ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी थी 0.05। फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 240 ग्राम। इसका मतलब उस जो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट A है उसका मोलर मास कितना होगा, 240 ग्राम होगा। इसका आंसर आएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल गैस से है। फॉर ए रियल गैस में क्या है, प्रेशर आपको गिवन है 100 atm, temperature of 500 Kelvin, volume is found to be 0.05 decimeter cube. At this condition, compressibility factor of gas is 1.07. compressibility factor का मतलब Z आपको गिवन है। For the same sample सेम है, इसका मतलब उस दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। उसी सैंपल के लिए जब हमने प्रेशर को 300 atm कर दिया और टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसका 1.7 हो गया। If volume at this condition is सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम x इंटू 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब है तो फाइनली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रियल गैस है, हमको पता है कि आइडियल गैस की सिचुएशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस कंडीशन होती है, PV इक्वल्स टू nRT। जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे गैस उसको हम कहेंगे आइडियल गैस। लेकिन अगर आइडियल और रियल में दोनों में इस इक्वेशन को रियल गैस के लिए कन्वर्ट करना है तो हम एक फैक्टर काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और वो हो जाएगा Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, अगर Z की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस होगा, अगर Z नॉट इक्वल टू 1 है तो वो रियल गैस हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। Z लेस देन 1 देन इट इज नेगेटिव डेविएशन, इफ Z इज ग्रेटर देन 1 दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। जैसा कि हमें गिवन है Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाली कंडीशन है। अब मोल सेम है, क्योंकि सैंपल सेम है तो आप मोल को कैसे लिख सकते हैं, PV अपॉन ZRT। ठीक है ना। तो ये मोल सेम होगा तो आप इन दोनों कंडीशनों में PV अपॉन ZRT का इक्वेशन लगा देंगे तो PV अपॉन ZRT दिस इज फॉर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इक्वेशन फॉर अप्लाई फॉर सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको पता है प्रेशर 100 है इंटू V की वैल्यू 0.15 है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.07 है, R कैंसिल हो गया तो 500 इसका टेम्परेचर गिवन है। दूसरी कंडीशन में प्रेशर 300 है, वॉल्यूम V फाइंड आउट करना है, 1.07 इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इंटू 300 इसका टेम्परेचर है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे V की वैल्यू तो ऑलमोस्ट 0.0476 डेसीमीटर क्यूब। फाइनली इसमें दे रखा था 10⁻⁴ के टर्म में तो 476 इसका आंसर आएगा। ऑलमोस्ट जो डाटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 476 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। ये है केमिकल बॉन्डिंग, और जैसे जनरली केमिकल बॉन्डिंग में MOT और हाइब्रिडाइजेशन BSc PRT इनके क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं, तो उसी बेसिस में यहां पर इन्होंने MOT का क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द स्पीशीज चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक।
पहली बात तो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में जाना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक दो कंसेप्ट है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले होंगे और बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर वहां पर इंक्रीज होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो इन सबको अपन देख लें, ये चेंजेस दे रखे हैं। तो सब फर्स्ट चेंज है N2 से N2 प्लस, तो N2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एमओटी के अकॉर्डिंग, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z2, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो फाइनली जब हम N2 प्लस लिखेंगे तो सिग्मा 2p z से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो जाएगा और डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर ये कहना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ये डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर अपन अगला देखें O2 से O2 माइनस, तो ये पैरामैग्नेटिक था और बाद में भी पैरामैग्नेटिक रहा, क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया फिर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा। पाई स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन O2 माइनस बन गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, तो फाइनली अल्टीमेटली हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा। तो इसलिए यहां दोनों ही पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं। अगर इसकी बात करें NO में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इनका एमओ कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी डायग्राम जो लिखेंगे अपन O2 प्लस जैसा लिख सकते हैं। तो O2 प्लस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी, लेकिन NO प्लस का मतलब क्या होगा, O2 2 प्लस, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 हो जाएगा और डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो फाइनली अपन क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक ये हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 भी हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपने पास फिट बैठता है, तो आंसर इसका थर्ड आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों जो कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका आंसर NO2 NO प्लस वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन लायोफिलिक सॉल्ट इज एडेड टू लायोफोबिक सॉल्ट। आपने को पता है कि जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं, इजीली उनको कोगुलेट किया जा सकता है। अब और उनको बनाने की भी स्पेशल मेथड्स होती हैं, तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए लायोफोबिक सॉल्ट में हम लायोफिलिक सॉल्ट ऐड कर दे रहे हैं। लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनमें हम लायोफिलिक सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, इसका नाम है गोल्ड नंबर। जिसका गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबलाइजिंग पावर उतनी ही, जिसका गोल्ड नंबर जितना ज्यादा है उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन पावर उतनी ही कम है, और जिसका गोल्ड नंबर जितना कम है इसका मतलब उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही ज्यादा है। तो गोल्ड नंबर से हम रिलेट कर सकते हैं इसको। तो हम यही कहेंगे कि ऐसा बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम द कोगुलेशन, कोगुलेशन से बचाने के लिए या कोगुलेशन को थोड़ा हिंडर करने के लिए, आसानी से कोगुलेट ना हो जाए, इसीलिए हम लायोफोबिक सॉल्ट में लायोफिलिक सॉल्ट मिलाते हैं। तो प्रिवेंशन फॉर द कोगुलेशन इसी यही होगा। प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब अलग अलग टर्म है, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। लायोफिलिक को इसीलिए इसमें मिलाते हैं। हमको होता है प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन का मतलब तो यह है कि जब हम उन दोनों को अपोजिट सॉल्ट मिला देते हैं तब हो जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो हो जाता है, बॉइलिंग कर देते हैं तो भी हो जाता है, एक्सेसिव कूलिंग कर देते हैं तो कोगुलेशन हो जाता है। तो ये कोगुलेशन का कोई मीनिंग नहीं है। प्रिवेंशन फ्रॉम द कोगुलेशन इसका सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जानते हैं अपन कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट होती है कोलाइड पार्टिकल्स की, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। एंड कोगुलेशन तो जानते हैं, कोगुलेशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, एग्रीगेट होकर के बड़े पार्टिकल बन जाएं और सेटल डाउन हो जाएं, उनको अपन कोगुलेशन बोलते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा प्रिवेंशन फ्रॉम द कोगुलेशन, कोगुलेशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज R0 एंड रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इज XR0। फाइनली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको पता है रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला है। अब इसमें हमको रेडियस ऑफ हीलियम की बात करनी है, तो R0 गिवन है 0.529। आपको कौन से सेकेंड ऑर्बिट की 2 का स्क्वायर, और z की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए 2 होती है। बेरिलियम 3 प्लस के लिए 0.529 एंड फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 का स्क्वायर अपॉन 4। इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो R0 के टर्म में जो वैल्यू आएगी रेडियस ऑफ बेरिलियम प्लस, दो R0 टर्म में आ जाएगी, और वो फाइनली कितनी आ रही है, 2R0। तो 2R0 का मतलब x की वैल्यू फाइनली आपके पास 2 आ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 2।